स्वागत है आज के इस क्लास में। क्लास 10th का हम यहाँ पे फिजिक्स कराने जा रहे हैं। भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। यहाँ पे प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन के बारे में यहाँ पे हम ऑप्टिक्स कराने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है और यहाँ पे टेस्ट लगाना है। और काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना है। तो गाइज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के। यहाँ पे देखिए, अगर आप वीडियो नहीं देखे हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम में कभी किस तरीके से लिखते हैं, तो ये अगर यहाँ पे होम पेज में वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे कॉपी लिखना है बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में कॉपी कैसे लिखते हैं। तो चलिए गाइज हम वीडियो को स्टार्ट तो बोलिए दिए हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देखिए रहा है, यहाँ पे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, यानी प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन का क्वेश्चन है। तो इसमें से काफ़ी वेरी वेरी यहाँ पे 8 नंबर का या 10 नंबर का जरूर पूछता है। यहाँ से काफ़ी वेरी वेरी 10th का ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से पूछता ही पूछता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि किसी, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप। बोल रहा है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि किसी बीम का, यहाँ पे यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन क्षम जो आवर्धन होता है वो ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होगी। तो उस बीम की प्रवृत्ति क्या होती है, यहाँ पे आंसर के साथ डायरेक्ट देख लीजिए। यहाँ पे वास्तविक और उल्टा होती है, ठीक है। एक का आंसर वास्तविक और उल्टा होती है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम करेंगे। देखिएगा यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सीएम होती है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सीएम होती है। तो यहाँ पे अपना आंसर कमेंट भी करना है आप लोग को। तो यहाँ पे कौन आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर डायरेक्ट यहाँ पे शो कर दिया गया। यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा, ठीक है। मार के आना है और काफी 400 नंबर लेकर आना है बोर्ड एग्जाम में। चलिए यहाँ पे हम 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि परिवर्तन के नियमों से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ठीक है। आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है, यानी 3 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 3 का सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर यहाँ पे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हवा में, यानी यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या, हवा यानी हवा, यानी ब्रैकेट दिया गया है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हवा में यानी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग को इसको याद कर लेना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए 3 गुना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 3 गुना, यहाँ पे 3 गुना 108 मीटर पर सेकेंड दिया गया है यहाँ पे, यानी 10 पावर यहाँ पे दिया गया है। आप लोग को इसको याद कर लेना है। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ पे हो गया, आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुना 10 पावर 8 मिनट पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख गया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश का तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश का तरंग का उदाहरण क्या है, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का, ठीक है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख गया होगा। 6 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। यहाँ पे इजीली क्वेश्चन है, यहाँ पे बी हो जाएगा 6 का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग को देखें, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो वक्रता त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। इसको याद कर लेना है। 7 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि दंत यानी दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का 12 प्रतिबिंब देखने के लिए किया गया है। तो इस क्वेश्चन को घुमाया गया है। यहाँ पे पूछा गया, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण के उपयोग मरीजों के दांतों का 12 प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। 12 देखने के लिए किसको किया जाता है, अवतल दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए, यहाँ पे 8 का हो जाएगा, यहाँ पे बी। चलिए उसके बाद हम करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 9 नंबर, किस दर्पण के 12 प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण के 12 प्रतिबिंब बनता है, वह कौन सा दर्पण है जिसका 12 प्रतिबिंब बनता है। तो वह अवतल दर्पण में 12 प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 9 के यहाँ पे बी हो गया। उसके बाद हम करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। जब गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है, यहाँ पे सी होगा, यानी एफ इक्वल R2, एफ इक्वल का हो जाएगा R2 हो जाएगा, ठीक है। एफ इक्वल R2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे हम लोग 11 पर।
11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर बोल दिया है कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रकाश से लेकर 10th क्लास में काफ़ी आते हुए हैं। यहाँ पे आप इजीली क्वेश्चन 10 नंबर कर पाएंगे, इसी चैप्टर से ऑब्जेक्ट निकाल पाएंगे। चलिए यहाँ पे आप लोग को 70 नंबर 80 नंबर पूछता ही है और 20 नंबर पेड कर आता है, तो यहाँ पे इजीली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सब मिलाकर 3 सब्जेक्ट साइंस से पूछते हैं यहाँ पे 80 नंबर का, तो इसमें से 10 नंबर खाली ऑब्जेक्टिव में आप यहाँ पे निकाल पाएंगे। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए 11 नंबर कर रहा है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वहाँ वस्तु प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करे। जब मैंने किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करता है, ठीक है। 11 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस दर्पण के, यहाँ पे देखिए कब बोल रहा है कि किस दर्पण के वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, तो समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। 12 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं गाइज। यहाँ पे 13 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन दिख गया होगा। यहाँ पे चलिए बोल रहा है कि अवतल दर्पण में मैंने अवतल दर्पण की फोकस से चलती किरणें परिवर्तन के बाद क्या होता है, मतलब अवतल जो दर्पण के फोकस से चलती है किरणों परिवर्तन के बाद क्या होती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया गया है आपको, यहाँ पे रंगीन कर दिया गया है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। तो गाइज हम यहाँ पे आप लोग को बता दे रहे हैं कि कुल यहाँ पे मिलाकर 150 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से 10 नंबर पूछता है, तो आप लोगों को इसको जरूर याद कर लेना है। चलिए बोल रहा है क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, तो नहीं उतार सकते हैं। चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 14 का बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई टकराती है तो उसका परिवर्तन कोण होगा। जब प्रकाश की, यहाँ पे देख लीजिए, जब बोल रहा है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तब वह परिवर्तन कोण होगा, तो वह परिवर्तन कोण क्या हो जाएगा, उसकी आधा यानी 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 15 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, 16 नंबर पूछा गया समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। इसका 16 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 17 नंबर, चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बाहर पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। मैंने बोल कर आया क्वेश्चन को रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बाहर पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति हो जाएगा यहाँ पे आंसर 17 का, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, ठीक है। 17 का डी हो जाएगा। चलिए 18, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। बोल रहा है यहाँ पे किसी निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, यानी मिल बोला गया लेकिन बन सकता है, यहाँ पे हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। 18 का हो जाएगा सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तल, यहाँ पे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, ठीक है। 19 को हो जाएगा ए, हमेशा क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। उत्तल दर्पण जो द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। चलिए 19 हो गया। तो 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण जो होता है अवर्धित कलात्मक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। बुरा है क्वेश्चन यहाँ पे जे अवतल दर्पण में अवर्धित कलात्मक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, फोकस के अंदर रखा जाता है, ठीक है। 20 का हो जाएगा बी, यहाँ पे फोकस का अंदर रखा जाता है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्राप्त प्रतिबिंब एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या हो जाएगा ए, यानी उल्टा होगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। 21 क्या हो जाएगा ए। चलो 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। तो साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है, यानी आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस के। जब वाहनों को जो साइड में लगे रहते हैं उसी को साइड व्हीलर कहा जाता है, तो उसमें किसका उपयोग हो जाता है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए 22 हो गया। 25 यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन बोला सोलर कुकर के व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर के व्यवहार किस लिए किया जाता है, अवतल दर्पण। यहाँ पे सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 22 का हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पे अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है सोलर कुकर में।
चलिए उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर यहाँ पे देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन लिखा है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च होता है, टॉर्च लाइट या सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, अवतल होता है, ठीक है। इसका 24 का हो जाएगा बी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन पूछे गए प्रकाश की, यहाँ प्रकाश के बारे में, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरण कभी भी सीधी रेखा में गमन करेगी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में गमन करती है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछेंगे, बोला है कि प्रकाश का तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है, बी हो जाएगा, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। 26 का यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन पूछेगा काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, यानी 27 हो जाएगा ए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि समतल दर्पण की प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है, एक के बराबर होता है, एक के क्या होगा, बराबर, यानी 28 हो जाएगा सी आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, फिर उसी वही क्वेश्चन, सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परिवर्तक सतह कैसा होता है, अवतल होता है, ठीक है। सर्च लाइट का परिवर्तक सतह क्या होता है, यहाँ पे अवतल होता है, यानी 29 का हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। 29 का आंसर भी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन काफी इजी पूछा गया है। बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण का उपयुक्त किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। चलिए 30 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे दर्पण के सूत्र, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VBI मस्ट। यहाँ पे देखिए दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र क्या है, यहाँ पे डी हो गया, 1 प्लस यहाँ पे 1 V प्लस 1 U अपॉन 1 F दिया गया है, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है, पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए फिर से खाली हम रिपीट कर दे रहा है। यहाँ पे 31 में दर्पण का सूत्र होता है, तो दर्पण का सूत्र क्या होगा, यहाँ पे 1 V प्लस 1 U अपॉन यानी इक्वल 1 F यानी फोकस, ठीक है। चलिए उसके बाद हम करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया कि किसी दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पे आंसर होगा डी, यानी समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होती है, तो आभासी तथा बराबर होती है, ठीक है। समतल जो दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति यानी प्रकृति होती है, वो क्या होती है, यहाँ पे प्रकृति दिया गया है, ठीक है, सही है। तो क्या होती है, तो वहाँ पे आभासी तथा बराबर होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 34 नंबर पूछा गया कि गोलीय दर्पण, चलिए गोलीय दर्पण के बारे में यहाँ पे पूछा गया। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, यानी आंसर हो जाएगा 34 का ए, ठीक है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ए होगा यहाँ पे ए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है, ठीक है, 34 का ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बोल रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अवतल से, ठीक है, अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, हो गया। 35 का यहाँ पे ये हो गया। चलिए 36 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, एक अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा काल्पनिक और हासित, हासित होगा, ठीक है, काल्पनिक और हासित हो जाएगा। 36 का भी हो जाएगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 37 नंबर पूछेगा कि ईंट क्या है, यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे ईंट क्या है, तो ईंट एक अपारदर्शी पदार्थ है, यानी उसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसे अपारदर्शी कहते हैं, ईंट अपारदर्शी पदार्थ है। 37 का भी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे हमारी आंखों में जो, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जो हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है, जब हमारी आंखें वो देख सकती है वो वस्तु क्या होती है, तो यहाँ पे दीप्त होती है या प्रदीप्त होती है, यानी देख सकते हैं उसको, यहाँ पे सी हो जाएगा। 38 का सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग करेंगे 38 हो गया, 39 करने जा रहा हूँ। 39 में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मिनट पर सेकेंड की चाल से मैंने आ रहा है, तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, यहाँ पे 6 मीटर मीटर सेंट, यानी 6 यहाँ पे दिया गया 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। 39 का। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। 40 नंबर पूछेगा कि सम युग्मी, यहाँ पे देखिए सम युग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में, ठीक है, सम युग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में। 40 के भी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए 41 में पूछा गया कि एक एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी, यहाँ पे काफ़ी इजी, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 40 हो जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे
यहाँ पे एक फिर से खाली रिपीट कर देना चाहते हैं। यहाँ पे एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या आधी हो सकती है। यहाँ पे इस आपको यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन लगता है, 10 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर, आप लोग को यहाँ पे कमेंट करके भी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है, हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, कमेंट करिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर का, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण होगा, तो वह अवतल दर्पण हो जाएगा, बी हो जाएगा 42 का। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या हो, 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, तो संभवतः दर्प माने संभव है दर्पण है, माने कौन दर्पण है, तो यहाँ पे समतल दर्पण होगी, ठीक है। चलिए 43 डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन आपको देख सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण से सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा, यानी उत्तल हो जाएगा, यानी 44 के बी हो जाएगा। चलिए हम लोग करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, यानी यहाँ पे देखिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब क्या बनता है, सदैव। सदैव यहाँ पे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी 45 का। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह का लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होती है, आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपसारित यानी असारित होती लगती है, ठीक है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अपरिवर्तित होती होती लगती है, ठीक है। यहाँ पे डी हो जाएगा 46। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 47 नंबर पूछा गया है कि गोलीय दर्पण में परिवर्तन के नियम का पालन होता है। गोलीय दर्पण में परिवर्तन के नियम का पालन होता है, यानी आंसर हो जाएगा यहाँ पे 47 के बीच। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 48 नंबर गोलीय दर्पण। चलिए गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किस के सापेक्ष मापते हैं। गोलीय दर्पण जो होती है, गोलीय दर्पण में दूरियों को, मैंने दूरी को सदा किस सापेक्ष में मापते हैं, तो ध्रुव के सापेक्ष में। 48 का हो जाएगा ए। चलिए 48 का ए हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए देखिए, अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा। किस देखिए, अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा। तो उसका आवर्धन क्या हो जाएगा, यहाँ पे m = 0 हो जाएगा, ठीक है। 49 का ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जब मोटर गाड़ी होता है उसके सामने चालक क्या लगता है, उत्तल दर्पण लगता है, यानी जो दिखाई देता है ऐनक, उसी को बोलते हैं, ठीक है। मोटर गाड़ी के चालक का सामने लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। 50 का भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण के द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है, यानी बीम स्थिति क्या होती है, दर्पण और ध्रुव के उसके फोकस के बीच, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 51 का डी। चलिए ठीक है, डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि दो डायप्टर क्षमता वाले, यानी दो डी दिया है, डी का मतलब है डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस का अंतर होता है, तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर होता है, उसकी डी आंसर हो जाएगा 52 का। चलिए उसके बाद यहाँ पे दो डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर जो फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो 1 डायप्टर होती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 53 का बी। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर में पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो उस किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारे के अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 54 का सी। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर में यहाँ पे देखिए, जो किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम के उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। किसी बीम की वास्तविक तथा समान आकार जो आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम के उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर। आंसर हो जाएगा 55 का बी। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो वह है मिट्टी। इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे 56 का बीच है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 57 नंबर पूछेगा, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत
आपतित होती है तो परिवर्तन कोण होगा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 57 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, यदि किसी आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो, यदि किसी आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन होगा। यहाँ पे बी हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 58 का बीचले। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 59 हो गया। यहाँ पे हम लोग करेंगे यहाँ पे 60। 59 के बाद यहाँ पे हम लोग 60 करेंगे। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण, जब पानी से या फिर से समझिए इसको। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बोला है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है। तो यहाँ पे बी होगा, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पे 60 का उसकी क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। काफ़ी वेरी वेरी क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद कर लेना है। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे, कमेंट करके भी बताना है आप लोग को यहाँ पे कितना क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम फिर से यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण यही है कि फिर से क्वेश्चन हम दोहराएंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होता है तब अपवर्तन होता है। तो क्या होता है यहाँ पे 61 का बी होगा, प्रकाश की चाल के परिवर्तन होने के कारण होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। देखिए, जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण को क्या संबंध रहता है, तो उसका संबंध यही रहता है जो आपतन कोण 12 होता है। ठीक है, जो अपवर्तन कोण होता है, आप सॉरी अपवर्तन कोण जो होता है वो क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 62 का सी। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में कांच जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से पर होकर प्रवेश करती है, जो अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती हुई वह मुड़ जाती है, यानी प्रिज्म के आधार की ओर। ठीक है, प्रिज्म के आधार की ओर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे प्रिज्म के आधार की ओर। यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे 63 के आंसर हो जाएगा बी। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी बिंदु वस्तु से निकाल कर, जब मतलब किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें, मतलब जो किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसका 64 का डी हो जाएगा आंसर। चलिए 64 का डी हो गया। यहाँ पे 65 नंबर हम क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। किस निम्नलिखित में से किसका, देखिए यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन पूछेगा 65 का, यानी मिट्टी। इजीली क्वेश्चन है, याद करके रखिएगा, पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन आप लोग को देखिए, यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, कौन सी वस्तु है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना, यहाँ पे कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है। ठीक है, बना सकता है। ठीक है, उत्तल लेंस बना सकता है। 66 का यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं जी, जब प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है, यदि आपतन का कोण I तथा अपवर्तन का कोण r हो तो साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है। तो क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा डी, एन स्क्वायर बटा एन वन। ठीक है, एन स्क्वायर बटा एन वन के। ठीक है, चलिए 67 का क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग करेंगे 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। 68 के हो जाएगा। चलिए 68 का ये हो गया। उसके बाद हम लोग करेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तल लेंस क्या है, तो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, 69 का है। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 70 नंबर, प्रकाश एक माध्यम से जिस, मतलब देखिए फिर से वही, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है
जाता है। यदि आपतन का कोण I है तथा अपवर्तन का कोण R है तो sin I बटा sin R बराबर होता है। तो यहाँ पे n स्क्वायर बताइए कि आपको जो n स्क्वायर बटा n1 के, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। 68 का हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया उत्तल लेंस के किनारे पे अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यहाँ पे इसको हम बार बार रिपीट किया, इसको याद कर लेना, आपको याद कर लेना है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 70 नंबर पूछा गया कि किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किसी स्थिति पर रखी जाए तो उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार में प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर है, ठीक हो जाएगा। 70 का यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब वह प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा काल्पनिक और सीधा बनता है, ठीक है। 71 का ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण मतलब इसका कारण है प्रकाश का, यानी इसका कारण क्या है, यहाँ पे अपवर्तन का कारण ही वह छिपा हुआ दिखाई देता है। 72 का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f यानी 2 फोकस दूरी पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे 2 फोकस पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 73 का भी हो जाएगा। चलो उसके बाद हम यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन करेंगे गाइज। तो चलिए 74 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी होते हैं जो सरल सूक्ष्मदर्शी वह वहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग होता है। 74 का ये हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन में किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 75 का ए। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। 76 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो गाइज हम 76 नंबर क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे 76 और 77 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं। 78 नंबर इसमें कोई खास नहीं है। यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को 3-4 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो इसीलिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। चलिए उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है क्योंकि इसको छोटा कर दे रहे हैं, ये अच्छा सा लगेगा। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है। उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो वस्तु कहाँ रहती है, तो फोकस और लेंस के बीच रहती है तब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसको याद कर लेना है, सी होगा। चलिए उसके बाद 79 हो गया। उसके बाद हम 80 करेंगे, ठीक है। 79 हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम 80 कर रहे हैं। तो चलिएगा यहाँ पे 79 हम करने जा रहे हैं। 79 हो गया, सॉरी 79 हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 80 नंबर क्वेश्चन पूछे संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण यहाँ पे आई इन्फिनिटी 0 का और दिखा रहा है। और अपवर्तन कोण आर के संबंध है। तो यहाँ पे आर या और आई दिखा रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी। 80 का सी हो जाएगा। चलिए 80 का सी हो गया। उसके बाद हम लोग करेंगे 81 नंबर क्वेश्चन गाइज। 81 नंबर क्वेश्चन में देखिए कितना क्या पूछेगी जी क्वेश्चन। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, कांच में होती है कि वायु में होती है, दोनों में होती है, शून्य में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक शून्य निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में होती है, ठीक है। 81 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे 82 नंबर क्वेश्चन गाइज। तो चलिए 82 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पे आप लोग इजीली तरीके से इसको याद कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कह रहा है कि लाल और नीले वर्ण के किनारे के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान तथा कांच के अपवर्तन कोण क्रमांश R1 तथा R2 है। तब यहाँ पे R1 R2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 82 का हो जाएगा सी। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि स्नेल के नियमानुसार होता है। तो स्नेल के नियमानुसार काफ़ी इजीली क्वेश्चन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे 10th के लिए। तो इसको आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर यहाँ पे खुद ही आप देख सकते हैं। तो स्नेल के नियमानुसार होता है यहाँ पे साइन
आई बटा साइन आर होता है, ठीक है। साइन इक्वल साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 83 का याद कर लेना है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा। 84 नंबर, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण किस में होता है? तो आभासी प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो दोनों लेंसों में होता है, ठीक है। यहाँ पे 84 का सी हो जाएगा। उत्तल लेंस और अवतल दोनों लेंसों में होता है इसका उपयोग। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण दोनों लेंसों में होता है, ठीक है। यहाँ पे 84 का सी हो जाएगा। चलो उसके बाद हम लोग करेंगे 85 नंबर क्वेश्चन गाइज। 85 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 85 नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि लेंस की क्षमता, जो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता P बराबर होगा। लेंस की क्षमता P बराबर होता है, डी में आंसर दिए गए 1 F यानी फोकस होता है, ठीक है। यहाँ पे फोकस हो जाएगा एक 1 F, ठीक है। 85 का डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे 86 का। 86 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 86 में पूछेगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का इजिली क्वेश्चन यहाँ पे डी यानी डायप्टर होता है। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। लेंस की यहीं पूछेगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है, डी हो जाएगा। चलिए 86 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे 87 नंबर क्वेश्चन गाइज। तो 87 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? यहाँ पे आभासी हो जाएगा। आभासी और बारायनिक, आभासी यानी काल्पनिक और 12 हो जाएगा। 87 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद हम करेंगे 88 नंबर 88, ठीक है। 88 नंबर, चलिए तो 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन में देखिए। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। यहाँ पे इजीली क्वेश्चन यहाँ पे याद कीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना है। चलिए 78 का हो जाएगा बी। चलिए उसके बाद हम करेंगे 79 नंबर, 88 नंबर हो गया, 79 नंबर हम क्वेश्चन करेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सॉरी 89 नंबर। यहाँ पे कहाँ पर स्थित होने, मतलब पूछा गया क्वेश्चन क्या जी पूछा है यहाँ पे देखिए। बोला गया है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अनंत पर, अनंत पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अनंत पर होगा 89 पर, ठीक है। यहाँ 89 का डी हो जाएगा। चलो उसके बाद हम करेंगे 90। 90 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत के समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो अवतल दर्पण यानी 90 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग करेंगे 91 नंबर क्वेश्चन का। तो 91 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि एक छोटे वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो यहाँ पे उत्तल दर्पण से, ठीक है। यहाँ पे 91 का डी हो जाएगा। चलिए 91 का डी हो गया। उसके बाद हम 92 नंबर क्वेश्चन गए। तो 92 नंबर क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं गाइज। तो 92 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो किस दर्पण के द्वारा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गाइज, यहाँ पे देखिए तीनों प्रकार के दर्पण में, तीनों प्रकार के दर्पण में यहाँ पे 92 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन गाइज आप देख सकते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींची गई अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींची गई और उसके अभिलंब के बीच होती है, ठीक है। यहाँ पे 93 नंबर फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन गाइज। तो 93 नंबर फिर से कर रहे हैं। परिवर्तन, जो परिवर्तन का कोण होता है वह परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींची गए अभिलंब के बीच होता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 93 का डी। उसके बाद गाइज हम करेंगे 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी शब्दकोश में दिए गए, मतलब किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस का पसंद करेंगे? जब आप किसी शब्दकोश यानी किसी शब्द को दिए गए छोटे अक्षरे में छोटा से छोटा अक्षर को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो आप यहाँ पे 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस पर यहाँ पे करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक है। कौन सा यानी पसंद करेंगे? यहाँ पे 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस को पसंद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 के सी यानी 94 का सी यानी 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए उसके बाद हम लोग गाइज करेंगे यहाँ पे 95 हो गया, यहाँ पे 94 हो गया। यहाँ पे हम लोग करेंगे 95 नंबर क्वेश्चन। तो गाइज हम यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पूछा गया है कौन सा लेंस आभासी लेंस भी कहलाता है? तो वह कौन सा लेंस है जो आभासी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस को आभासी लेंस कहते हैं। यहाँ पे 95 का ही हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम करेंगे 96 नंबर क्वेश्चन का। 96 नंबर के, तो 96 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी, तो यहाँ पे 5 डायप्टर हो जाएगी। सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी।
96 का सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम करेंगे गाइस 97 नंबर क्वेश्चन। तो 97 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूछा गया है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 हो जाएगी, 97 का ए होगा। चलो उसके बाद हम करेंगे, यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद हम करेंगे 98 नंबर क्वेश्चन गाइस। 98 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए, 98 नंबर पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 यानी बी। यहाँ पे 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। 98 के बी होगा। चलो उसके बाद हम करेंगे 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन। तो गाइस चलिए आप लोगों को इसको कमेंट भी करना है जो आप लोगों को इसमें से कितना याद हुआ। चलिए यहाँ पे 99 नंबर पूछा गया, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे 99 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे 100 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन आप लोग को देखिए, यहाँ पे किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू में दिया गया का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटा साइन आर के रूप में। ठीक है, यहाँ पे मान के होता है। ठीक है, 100 का हो जाएगा बी। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, 101 में पूछा गया कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस में एम मतलब आवर्धन बराबर होता है, तो यहाँ पे भी यू के बराबर होता है, एम भी यू के। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, 100 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम करेंगे गाइज 101 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 101 नंबर जो पानी के भीतर तैरते मनुष्य को, मतलब पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसे लगेगी। जब मनुष्य जो होता है, जब मतलब कोई आदमी मनुष्य अपनी पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई, माने किनारा कैसा दिखाई देगा, तो ज़्यादा मतलब कैसे ऊंचा, मतलब कैसी लगेगी मीनार की ऊंचाई कैसे लगेगी, तो ज़्यादा लगेगी मीनार की ऊंचाई। ठीक है, 102 के ए होगा। चलो उसके बाद हम करेंगे गाइज यहाँ पे 103 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि शीशो जो होते हैं, शीशों के यहाँ पे शीशे को स्लेब में, शीशा यानी कांच के स्लेब में जब प्रकाश का अपवर्तनांक होता है तो उसमें विचलन नहीं होता है पर वह पाव विस्थापन होता है। ठीक है, यहाँ पे 103 के हो जाएगा डी आंसर। चलिए उसके बाद हम करेंगे 104 नंबर क्वेश्चन। गाइस 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया 104 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जो वस्तु है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो उत्तर लेंस है। काफ़ी रिपीट कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन, आप लोगों को याद कर लेना है। चलो उसके बाद हम करेंगे गाइज 105 नंबर क्वेश्चन। तो 105 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से संगन माध्यम में आती है तो वह, अब यहाँ पे डी होगा, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे अविलंब की ओर मुड़ जाती है, 105 के डी हो गया। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन गया है। तो 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व के पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 106 का यहाँ पे बी हो जाएगा, भी आई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आपको याद कर लेना है 2024 के लिए। तो गाइज चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे 107 नंबर क्वेश्चन। तो 107 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। तो 107 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। जब यहाँ पे फिर से इसको स्टार्ट एथी करते हैं, रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, जे उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। 107 का ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम गाइज करेंगे 108 नंबर क्वेश्चन। तो 108 नंबर में क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 108 नंबर पूछा गया कि लेंस का प्रत्येक छोटा भाग है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग प्रिज्म की सतह है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग प्रिज्म की सतह है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भी आई
क्वेश्चन है 2024 10th क्लास के लिए। तो चलिए 108 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। यहाँ पे 109 नंबर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे 109 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि लेंस जो उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। पूछा गया कि उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे हो जाएगा काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी 109 का यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए 110 नंबर गाइज क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 110 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 यानी 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक होगा, यहाँ पे 1/1.5 हो जाएगा। 110 का यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम गाइज करेंगे 111 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया क्या 20 सेमी यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है 5 डायप्टर। यहाँ पे रिपीट किया गया क्वेश्चन है, इसी में रिपीट किया गया है, इससे घबराना नहीं है, आप लोग को याद कर लेना है। तो चलिए गाइस यहाँ पे 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है तो लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो लेंस की फोकस दूरी होगी तब 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 112 के बी। चलिए उसके गाइज उसके बाद हम करेंगे 113 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 113 नंबर गाइज क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछेगा कि एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं कि उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी बीम इसके ब्रैकेट में दिया गया, यानी वस्तु यानी वही रखी गई है तो लेंस से उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जो लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेंस के यानी सी हो जाएगा। चलिए गाइड हम करेंगे 114 नंबर क्वेश्चन। तो 114 नंबर प्यारे स्टूडेंट हो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो। गाइड चलिए यहाँ पे हम करेंगे 114 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे तो 114 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो इसकी क्षमता होगी। आपको इसको भी याद कर लेना है, यहाँ पे बार बार रिपीट किया गया है। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यानी बीएम है, बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए, यानी झारखंड बोर्ड स्टूडेंट के लिए। तो गाइज 114 नंबर कंप्लीट। यहाँ पे 115 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है गाइज, तो इसको आपको वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो 115 नंबर पूछा गया है कि एक फोटोग्राफी कैमरा का मतलब दृश्य होता है अभिदृश्य होता है तो उत्तल लेंस में। ठीक है, यहाँ पे 115 का यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को रंगीन कर दिया गया है यहाँ पे। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे रंगीन, यानी यहाँ पे आप लोग का हाईलाइट कर दिया गया है। तो गाइज 116 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो साइड मिरर के रूप में किसका प्रयुक्त किया जाता है, तो ऐसा हो गया उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए 116 नंबर का भी आंसर सही हो गया। उसके बाद हम गाइज करेंगे 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन याद, चलिए आप लोग को कमेंट भी करना है जो कितने याद हुआ। तो चलिए यहाँ पे देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो उसकी वक्रता त्रिज्या आप लोग को यहाँ पे इजीली क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो गाइज आप लोग को इसको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। 117 का बी हो जाएगा। चलिए गाइज 118 नंबर क्वेश्चन गाइज हम लोग 118 नंबर क्वेश्चन पूछे गए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin i बटा sin r होता है, यहाँ पे बी हो जाएगा 118 का। चलिए गाइज 119 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। गाइज 119 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निर्वात यानी निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। 119 का बी हो जाएगा। चलिए गाइज उसके बाद हम करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन सॉरी। तो चलिए 120 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है यहाँ पे भी बटा
यहाँ पे यू होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है, रिपीट क्वेश्चन है तो इससे घबराना नहीं है। गाइस 121 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 121 नंबर पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह भी रिपीट क्वेश्चन है तो इससे घबराना नहीं है। तो गाइस 122 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो गाइस 122 हो गया। यहाँ पे 123 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पूछा गया कि एक उत्तल लेंस, तो एक उत्तल लेंस, यहाँ पे लेंस लिखना चाहिए, यहाँ पर हाँ लेंस ही लिखा गया है। एक उत्तल लेंस होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐसे पार दे दो, नहीं दिखाई दिया। एक उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसको ये रिपीट क्वेश्चन है, इसे घबराना नहीं है। तो गाइज चलिए, चलिए यह हो गया गाइज। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे यहाँ पे 124 नंबर क्वेश्चन। तो 124 में देखिए आप क्या पूछा गया है, बोला है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम के उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, तो इसको रख देना है आपको फोकस दूरी के यहाँ पे दुगुनी दूरी पे रख देना है। ठीक है, यहाँ पे इसको याद कर लेना है। तो फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पे रख दीजिएगा, यहाँ पे फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पे। ठीक है, जो 124 के यहाँ पे हो जाएगा बी। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन गए। तो 125, यहाँ गाइज हम यहाँ पे 125 नंबर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे 125 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला गया है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बीम से बाहर पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 125 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 126 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे 126 नंबर देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है। 126 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, बोला है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी किसी पतले गोलीय लेंस दोनों को फोकस दूरी -15 cm है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है, मतलब संभवता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 126 का डी हो जाएगा। तो दर्पण तथा उत्तल, यहाँ पे दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका डी आंसर। दर्पण और क्या हो जाएगा, उत्तल, तथा यहाँ पे लेंस अवतल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 127 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 127 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है, अथवा दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग को दाढ़ी बनाने के लिए किस अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 128 नंबर क्वेश्चन है। तो 128 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बोला कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं यहाँ वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है, यहाँ पे F=R2। ठीक है, F=R2, यहाँ पे सी हो जाएगा 128 का। चलिए 129 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। 129 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पे लिखा है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे F=R2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए 29 का। चलिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है, तो एफ यानी फोकस से गुजरती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी 130 का। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 131 नंबर क्वेश्चन। 131 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है, बोला है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर, यहाँ पे देखिए, किसी भी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा, तो वो हो जाएगा समतल दर्पण, सी हो जाएगा यहाँ पे 131 का। चलिए उसके बाद 132 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 132 नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन के नियम है, मतलब कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। यहाँ पे 2 नियम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 2 नियम होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे 132 का भी हो जाएगा, 2 नियम होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम होगा। चलिए उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे 133 नंबर क्वेश्चन गए। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, मैंने संभव होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो प्रिज्म से संभव होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 133 के सी। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो उसकी फोकस दूरी आधी हो जाती है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे 134 का। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन करेंगे गाइस। 135 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ये 1 मीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होती है, यहाँ पे दिया गया। 135 का हो जाएगा बी। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 136 नंबर क्वेश्चन। तो 136 नंबर क्वेश्चन देखिए,
तो 136 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, तो पॉजिटिव होती है। यहाँ पे 136 के ये पॉजिटिव होती है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 137 नंबर क्वेश्चन। तो 137 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम क्या होता है, कांच से, कांच में होता है, ठीक है, कांच से होता है। प्रकाश का न्यूनतम वेग कांच से होता है। इसका 137 का हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। यहाँ पे 100 डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 138 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 138 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो देखिए 138 में क्या पूछा गया है, 138 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कितना बार पूछा गया, मिट्टी पूछेगा ही पूछेगा। चलिए इसके बाद 139 नंबर पूछेंगे। 138 का हो गया, अभी के लिए 139 पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो सीधा होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा 139 का। चलिए उसके बाद हम 140 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो 140 नंबर क्वेश्चन एक स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। किस दर्पण से हमेशा वस्तु, मतलब किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो कौन सा दर्पण होता है, वो वस्तु से छोटा, यहाँ पे उत्तल हो जाएगा, बी हो जाएगा 140 का। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 141 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 141 नंबर क्वेश्चन पूछे गए क्षमता, क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, 141 के बी हो जाएगा। चलो उसके बाद हम करेंगे 142 पर क्वेश्चन नंबर 142 देखिए। तो 142 यहाँ पे 142 नंबर, किसी भी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो उसकी क्षमता 2 डायप्टर हो जाएगी। 142 के डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम करेंगे 143 नंबर क्वेश्चन। तो 143 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किसी दर्पण से वस्तु का 12 प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण से किसी वस्तु के 12 प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल से बनता है, ठीक है। किसी वस्तु के 12 और छोटा रहेगा तो उत्तल से, ठीक है। चलिए इसको याद रखना है। चलिए उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे 144 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दूर डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है। तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर होता है दूर। यहाँ पे इसको घुमा के पूछा गया है, अभी भी यही क्वेश्चन है, यहाँ पे याद की इसको कर लीजिएगा 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 100 यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे गाइस। 145 नंबर पूछा गया कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, रिपीट क्वेश्चन है, इसको चिंता नहीं करना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, देखिए यदि किसी वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूरी दूनी, मतलब दूरी की दूनी दूरी पर, मैंने दुगुनी लिखना चाहिए, दुगुनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब के वास्तविक उल्टा और बड़ा होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका 140 का डी हो जाएगा। चलो उसके बाद हम करेंगे 147 नंबर क्वेश्चन। तो 147 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को मतलब को रेखा, रेखा लिखा गया है, रेखा जाता है माने रखा जाता है, तो वस्तु का एक काल्पनिक सीधा आभासी यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकसांतर यहाँ पे दूरी होनी चाहिए। तो लेंस की फोकसांतर दूरी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर ही होगा, 147 का, ठीक है, ये हो जाएगा। ले 148 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे 148 नंबर क्वेश्चन देखिए, 148 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे एक लेंस की क्षमता 5 डायप्टर है, तो यह होगा, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस होगा, यानी डी हो जाएगा 148 का। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। 149 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो 4 डायप्टर होगी, ठीक है। इसके लिए करने के लिए आता है, तो इसको यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से बना लेना है अगर देगा तो, ठीक है। चलिए इसके बाद 150 नंबर क्वेश्चन। तो 150 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक गोलीय दर्पण और पतले लेंस की से प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस यानी पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर है, तब दोनों ही उत्तल होंगे, क्या होंगे, दोनों ही उत्तल लेंस होंगे, ठीक है। यहाँ पे उत्तल दर्पण या लेंस को पूछा गया, दर्पण पूछा गया तो दर्पण होंगे, ठीक है। यहाँ पे 150 के हो जाएगा। चलिए उसके बाद लास्ट तक अब यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे 150 तो हम कराइए दिए, उसके बाद हम करा रहे हैं 151, ठीक है। तो 151 को 151 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। चलिए 151 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है, ठीक है। काल्पनिक होता है, यानी काल्पनिक लिखा गया है, 151 का बी हो जाएगा। चलिए 152 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अविलंब के निकट की ओर मुड़ जाती है। तो इसका 152 का बी हो जाएगा, याद रखना है, VBA क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखिए 153 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 153 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। लिखा गया है कि किसी भी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सदैव प्रतीत होता है संभवतः दर्पण है। तो वह दर्पण या तो समतल या उत्तल, मतलब समतल और उत्तल ही होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, 153 का। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और भी ये वेरी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी क्वेश्चन है यहाँ पे फिजिक्स का, तो इसको याद कर लेना है, ठीक है, इसको याद कर लेना है आपको, ठीक है। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब